कल मैंने आपसे कहा था, क्योंकि लोक वार्ता को हम केवल गांव और गली की बात ही न समझें, हम पीछे की ओर जा रहे हैं यह न समझें, हम उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि ये भविष्य को प्रकाशित करने वाली विद्या है, भविष्य की ओर जाने वाली विद्या है। और इसीलिए मेरे मन में ये बात आई कि मैं आज महात्मा गांधी को केंद्र में और बात हुई क्या जी कह दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने कह तो दिया। फिर उसकी जगह कौन सी तारीख दी मुझे? 7 और 8 तारीख का आप ही की हैं, आप उनमें वो आप ही का टाइम है मैम। अच्छा ठीक है, तो अब ये बात तय हो गई कि हमको अब 30 तारीख को आना है, ठीक है, बजाय 29 के हमको 30 को आना है, ठीक है ना? अब मैं 30 को आऊँगा, आप सभी नोट कर लें इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो लोक वार्ता को पिछड़े हुए लोगों का विषय न समझा जाए, गांव और गमार के लोगों की बात न समझा जाए, भविष्य की रोशनी समझा जाए, इसके लिए मैंने महात्मा गांधी को आज चुना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और वो कहानी जो है वो सच्ची कहानी है, माने जो घटना है वो सच्ची है घटना। याद आप बहुत छोटे छोटे होंगे उस समय, बहुत बच्चे होंगे। बात दिल्ली की है, वो इंडिया गेट के आसपास की ही एक रोड की है। वो पति पत्नी दोनों अपने बच्चे को स्कूल की वैन में बैठाने के लिए खड़े हुए थे। शायद आपने सुनी हो बात। और वैन तो तब नहीं आई थी, एक कार आई और कार का दरवाजा ठीक उसी जगह खुला और उन्होंने बच्चे को जबरदस्ती झपटा और झपट करके वो गाड़ी जो है, बल्कि वो जो मम्मी जो थी बच्चे की वो घसीटी हुई थी, लेकिन गाड़ी इतनी तेज थी कि वो गिर पड़ी और बहुत देर तक घिसटती रही, वो बच्चे को उसका अपहरण हो गया। ये खबर जो है नेशनल लेवल पर फैली। बच्चे के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार था, बाद में फिर उसकी लाश वाश वो सब सारा कुछ हुआ, वो बड़ा जघन्य था। तो वो खबर सुन करके टीवी पर भी और अखबार में भी सब लोग त्राह त्राह मच गई थी उस समय। तो मन बड़ा बेचैन था, बहुत दुखी था उससे। मैं घूमने जाता था शाम के वक्त, वहाँ नहर है एक, तो असंध रोड पर वहाँ जाता था। वहाँ एक बाग है, बाग में एक वो बाग वाला, वो नाम उसका मुझे याद है, परदेसी नाम था उसका। तो उसके बाद थोड़ी देर बैठता था, लोक वार्ता का आदमी हूँ ना, तो वहाँ भी मैं संबंध बनाने की कोशिश करता था, बातचीत करता था, संवाद करता था। तो वो मुझसे बोला, आज तो आप बड़े उदास हैं। तो मैंने उस परदेसी से ये कहा, बाग वाले से, देखो भाई आज की खबर ये है, इस वजह से आज मन बड़ा बेचैन हो रहा है कि यह कैसी स्थिति है। तो थोड़ी देर तो वो भी गुमसुम सा रहा, और उसके बाद उसने मुझे एक कहानी सुनाई। अब इस बात को कई वर्ष हो गए हैं, माने गिन के नहीं साल, लेकिन हाँ 15-20 वर्ष तो जरूर हो गए होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसने फिर मुझे कहानी सुनाई। अब आप ये देखिएगा कि बाग रखाने वाला है, बाग रखाने में वो स्कूल में गया होगा या नहीं गया होगा, वो ये गया भी होगा तो दरवाजे देख करके लौट आया होगा, है ना? क्योंकि इस देश में बहुत कम प्रतिशत उन बच्चों का है जो कॉलेज की देहरी को लांघ पाते हैं। कुछ स्कूल जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, कॉलेज में या उसके आगे बढ़ पाना उनके लिए संभव नहीं होता है।
वो परदेसी, उसने कोई स्कूल देखा होगा, मुझे इसकी आशा नहीं, लेकिन उसने मुझे कहानी सुनाई। वो कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ और फिर मैं अंत में महात्मा गांधी पर आऊँगा सारी बातें तय करके। एक राजा था, राजा था तो प्रजा भी थी, लेकिन राजा और प्रजा दोनों के बीच में बड़ा सामंजस्य था। राजा प्रजा के लिए जान देने के लिए तत्पर रहता था और प्रजा राजा के लिए जान देने के लिए तत्पर रहती थी। राजा और प्रजा के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता था। ऐसा होता है। रघुवंश में कालिदास ने भी कहा है। तो ऐसा जब नाता था, ऐसा रिश्ता जब था, तो बाहर के किसी आदमी का राज्य में प्रवेश कर पाना और अपराध कर पाना ये संभव ही नहीं था, क्योंकि प्रजा राजा के लिए जान देने को तैयार है और राजा प्रजा के लिए जान देने को तैयार है। वो एक दूसरे के प्रति। एक बार राजा जो है वो शिकार खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में गया। तो जंगल में उसको एक खुशबू आई, मीठी मीठी बड़ी मादक सुगंध थी। तो वो मादक सुगंध जो है उसको आई धीमी धीमी। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? तो और बातें तो भूल गया। वो जो है उस खुशबू की खोज में वो चल दिया, खुशबू की खोज में चल दिया और थोड़ी दूर पर जाकर के उसको वो पेड़ दिखा जहां से वो खुशबू आ रही थी। उसमें बहुत खूबसूरत फल भी लगे हुए थे। एक तो मादक सुगंधी से ही उसका मन में एक सुगंधी का नशा था और फिर ये खूबसूरत फल देखे मन में आया इस फल को चखना चाहिए। तो उसने फल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने फल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वहां कोई साधु उसको देख रहा था। साधु ने कहा, सावधान, इस फल को मत छूना। साधु ने कहा, सावधान, इस फल को मत छूना। राजा थोड़ी देर के लिए रुक गया और वो तब तक ठहरा रहा इधर उधर घूमने के लिए जब तक वो साधु वहां से चला नहीं गया। वो देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब वो उसने देखा साधु अब नहीं है, तो उसने वो दो फल तोड़ लिए और उनको वो अपने महल में ले आया, अपने महल में ले आया। उसने वो जो फल था उसमें से आधा अपनी रानी को दिया और दूसरे में से आधा जो उसके मंत्री और सेनापति थे उनको दिया। तो जब उन्होंने फल चखा तो वो तो बड़ा स्वादिष्ट और बड़ा मीठा, बड़ा मधुर, बड़ी अच्छी सुगंधी। तो फिर राजा ने ये बात कही कि वहाँ एक साधु था और साधु ने मुझसे मना किया था कि इस फल को तुम मत तोड़े। मैंने तो तोड़ दिया। वैसे इसको इसे मोटिव कहते हैं। इसे कहानी में जब हम लोग कहानी को पढ़ाएंगे ना, तो ये जो किसी का निषेध करना ये मोटिव कहलाता है। इसको कथारूढ़ी कहते हैं, है ना, हिंदी में। अभिप्राय या कथारूढ़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको कथारूढ़ी कहा है। किसी कोई निषेध करने वाला आता है, मोटिव। तो रानी ने कहा और मंत्री ने भी कहा, तो राजा महाराज ऐसा है कि वो जो साधु था वो कोई ढोंगी था जो ऐसे फल के ऐसे स्वाद से हमको वंचित करना चाहता था।
वो तो कोई बड़ा आदमी तो नहीं था। ये तो फल इतना स्वादिष्ट है, ऐसा आनंद आ गया, कुछ पूछो ही मत। और ये तो मन कर रहा है कि ये तो और भी हमको मिलने चाहिए। तो वो मत बन गया उनका कि वो साधु जो है वो ढोंगी था और वो साधु भला नहीं था। राजा फिर गया, अब की बार उसने और ज्यादा फल तोड़े, तो अब तो साधु भी मना करने वाला नहीं था। तो वे जो फल थे वो उन्होंने अपने जो खास खास सामंत थे, है ना, तो उनको भी दिए, रानी को भी, मंत्री को भी, सेनापति को उन्होंने वो फल दिए। तो उन्होंने फल खाए। अब राजा से मांग होने लगी कि महाराजा बहुत दिन हो गए वो फल नहीं खाया, तो हमें फल फिर मिलना चाहिए। तो राजा को भी ये लगा कि हाँ भाई स्वादिष्ट चीज है, बढ़िया चीज है, ये चीज कहाँ मिलती है भाई, तो हम जरूर लाएंगे। तो फिर गया। अच्छा, वो साधु तो था ही वहां, अब की बार वहां एक दानव भी था। अब दानव ने राजा को देखा, उसने कहा ये राजा, ये कौन है, क्या है, ये आया कहाँ से है? तो उसने, दानव ने राजा से कुछ नहीं कहा। दानव था, वो तो मनुष्य को मारने वाला था, वैसा था, खून पीने वाला था। तो उसने कुछ नहीं कहा। वो राजा के पीछे पीछे आया कि ये आया कहाँ से है। जंगल का था तो उनको ये मालूम नहीं था कि रास्ता क्या होता है, नगर क्या होता है, राज्य क्या होता है। जंगल होता है, दानव होता है, भिन्न सभ्यता, लोक में भिन्न सभ्यता के भिन्न स्तर होते हैं, है ना। कभी इसको समझाएंगे, भिन्न भिन्न स्तर होते हैं, एक स्तर नहीं होता। जैसे समुद्र होता है ना, भिन्न भिन्न स्तर होते हैं, कितने विविध स्तर होते हैं। तो सभ्यता के विविध स्तर थे। तो दानव ने जो है वो रास्ता देख लिया कि ये रास्ता है। उसने झांक के देखा नगर का द्वार कि यहाँ नगर में तो बहुत आदमी है। बोले इतने लोगों का खून पीने का मुझे अवसर मिल जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब वो जो दानव था उसने वो रास्ता देख लिया। अब देखिए, वो एक कहावत है ना कि बिल्ली दूध फैला गई या दूध पी गई, ये कोई ज्यादा बात नहीं है। बिल्ली ने रास्ता देख लिया, रास्ता देख लिया, चिंता की बात ये। तो अब वो दानव ने रास्ता देख लिया, अब रास्ता आने लगा, तो उसको चाहिए था खून। तो उसने एक आदमी को मारा, दूसरे आदमी को मारा, खून पिया। तो राजा के सामंतों के पास ये खबर गई, सेनापति के पास ये खबर गई कि भाई ऐसे ऐसे उपद्रव हो रहा है। ये वही राज्य है जहाँ राजा प्रजा के लिए जान देता है और प्रजा राजा के लिए जान देता है, लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया? लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कार्रवाई नहीं करी तो क्यों नहीं करी? अब देखिए, कहानीकार कहता है, कहानी आगे बढ़ती है कि साहब, वो परदेसी कह रहा है मुझसे कि वो जो फल था ना, वो सयानेपन का फल था। अब तक तो लोग प्यार से रह रहे थे, एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के रहते थे। अब सयाने हो गए वो लोग जिन्होंने फल खा लिया। तो उन्होंने कहा पराई आई में हम क्यों मरे? अरे तेरा खून पी गया, पी जाने दे, हमारा तो नहीं पिया, हम तो ठीक है ना। अब देखिए, ये लोक वार्ता काम कर रही है। लोक माने समष्टि मेधा, सम्मिलित मेधा। अब क्या हो गया? सयानापन, हम भी सयाने हैं। ये हम क्यों बोले? इसी को तो पीट रहा है बदमाश, हम क्यों बोले? सयानापन। तो सयानापन पैदा हो चुका था। अब जब राज्य की स्थिति ऐसी हो गई तो वो जो दानव था वो प्रतिदिन आने लगा
खून किसी एक का ही पिएगा लेकिन 10 आदमी को कैसे मार डालेगा। तो वे सारे लोग गए कि 10 आदमी मारा है भाई, तो ये तो बड़ा गलत है। तो राजा ने कहा हाँ ये तो सचमुच गलत है कि 10 आदमी को क्यों मारता है, एक खून चाहिए तो एक ले ले भाई, है ना। तो उसने कहा भाई ये दानव के साथ बातचीत करने के लिए, तो राजा जो है गया वहाँ। उनका कहा देखो भाई हम तुम समझौता कर लेते हैं, तो हमारे लिए एक टोकरी फलों के लिए आया करो और यहाँ से एक बलि तुमको रोज मिल जाएगी। प्रजा में से एक आदमी बारी से, तुम 10 आदमी को मत मारो भाई, एक का ही तो खून पीना है, एक आदमी को मारो भाई। अब राजा ने हुक्म दे दिया, वो दानव के साथ दोनों संधि कर ली। देखिए आतंकवाद का जन्म कैसे होता है। ये कहानी लोक कहानी है और परदेसी कहार मुझे सुना रहा है, बाग को रखाने वाला, लेकिन इसके तत्वबोध को देखिएगा और समझिएगा और विचार करिएगा और 4 दिन बाद मुझे बताइएगा। अनपढ़ आदमी है वो, नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, आपकी राजनीति को बिल्कुल नहीं समझता। तो वो अब क्या होने लगा कि वो राजा तो फल खाने लगा और दानव के लिए एक आदमी की बलि मिलने लगी। अब ये कानून बन गया, राजा ने कह दिया तो कानून बन गया। और क्या है कानून किसे कहते हैं, उस जमाने में जब सामंती राज था तो राजा ने जो कह दिया वो कानून, उसकी इच्छा कानून, उसने कह दिया ठीक। यहाँ तक राज ऐसा चल रहा था। मैं आज व्यक्ति और लोग पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। तो एक कोई अजनबी आदमी कोई राजकुमार कहीं का वहाँ आया उस नगर में और उसने एक बुढ़िया से ठिकाना मांगा कि माँ मुझे रात को ठहरना है, सवेरे चला जाऊँगा, रात हो गई है, इस समय पर नहीं जा सकता। घोड़े पर था। बुढ़िया ने कहा बेटा ठीक है, तुम मेरे कमरे में ऊपर रहे और जहाँ मेरे ठहरने की जगह है वहाँ रह जाओ। अब वो बेचारा ठहर गया। अब थोड़ी देर बाद वो जो बुढ़िया थी वो विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्रंदन करने लगी। राजकुमार पर वो सहन नहीं हुआ और बोले अच्छे भले हम इसके यहाँ ठहरे, ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। बोले माँ तू इतना विलाप कर रही है, इतना क्रंदन कर रही है, ऐसा क्या है जो तू इतनी दुखी हो रही है, ऐसी क्या बात है। तो उसने कहा बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, अरे तू रात को रहेगा बेटा, रात के लिए आया है, तू मेरी बात क्यों पूछता है, मत पूछ, मैं कुछ नहीं बताना चाहती, तू सुखी रहे। बोले माँ अब मैं नहीं ठहर सकूंगा, तू मुझे क्या समझ रही है, मुझे बताना पड़ेगा तुम्हारा दुख क्या है। तो कहा बेटे दुख तो ये है कि कल मेरे बेटे की बारी है, कल दानव मेरे बेटे की बलि लेगा और उसका खून पिएगा, क्योंकि इस राज्य में ये कानून बन चुका है। बारी बारी से दानव के लिए एक बलि दी जाती है और कल मेरे बेटे का नंबर है। वो जो अजनबी जो राजकुमार था उसने कहा अच्छा ये कैसी बात है, नंबर आता है और ये बलि दी जाती है और ये प्रजा की बात ये कैसे होती है। बोले नहीं हम तो ऐसा ही होता है, क्योंकि सब सयाने हो चुके हैं, सबको अपनी फिक्र है, समष्टि की फिक्र किसी को नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। देखिए समष्टि और व्यष्टि अपनी चिंता है, अपने खाने पीने रहने ठहरने सुरक्षा की चिंता अपनी है, यदि मेरे बराबर में कुछ हो रहा है तो मुझे उसकी चिंता नहीं। इसे क्या कहते हैं, सयानापन। अब आज की भाषा में इसे व्यक्तिनिष्ठता कह दीजिएगा, व्यक्ति स्वार्थ कह दीजिएगा, कि हम अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं और जो समष्टि का स्वार्थ है, हमको ये नहीं खबर कि हम एक नाव में बैठे हैं, यदि नाव में सुराख होगा तो सब के सब डूबेंगे।
है ना, वो समष्टि का भाव होता है, वही लोक का भाव है, वही लोक का भाव। राजकुमार ने कहा, मां तू निश्चिंत होकर सो जा, कल तेरा बेटा नहीं जाएगा और कल मैं जाऊंगा और परसों से फिर कोई नहीं जाएगा। क्या बात कर रहा है तू? तू नहीं जानता उसकी ताकत को, राजा की और दानव की ताकत को। राजा और दानव की ताकत को तू नहीं जानता? तो उन्होंने कहा, मां मुझे नहीं मालूम तेरा दानव क्या है और तेरा राजा क्या है, लेकिन मैं संकल्प की ताकत को जानता हूं। मैं संकल्प की ताकत को जानता हूं और मेरे पास वो संकल्प है। मुझे तेरा राक्षस का वो बल नहीं जानना, राजा का बल नहीं जानना, मैं अपने संकल्प की ताकत को जानता हूं और मेरे लिए बस वही जानना काफी है। दूसरे दिन वो राजकुमार बड़ी संकल्प के साथ उसके सामने पहुंचा। अब दानव आया तो दानव ने कहा कि जैसे मैं आता हूं तो ये लोग डर डर करके भागते हैं, लेकिन ये तो भाग ही नहीं रहा और ये मेरी ओर ही बढ़ रहा है। इसका मतलब है कुछ चक्कर है। राजा उसको वहीं से संकल्प से देखिए डर लगा है उसको। डर ही तो चीज है जिसकी वजह से हम किसी के सामने झुक जाते हैं। अब वो झुक ही नहीं रहा, वो निर्भय है और वो बढ़ रहा है दानव के प्रति। तो दानव सकपका रहा है कि बात क्या है, ये भागते हैं, आज तो ये मेरी तरफ ही भाग रहा। तो दानव उसको देखते देखते पीछे हटा, पीछे उनका मामले को जरा समझ लूं, क्योंकि ये जो घोड़े पर चढ़ करके जो आ रहा है वो चढ़ते चला आ रहा है, आई चला जा रहा है। तो उसके संकल्प को देख करके और उसको देखे दानव ने कहा, वो पीछे हटता चला गया, धीरे धीरे पीछे हट रहा है। और राजा आगे, वो जो राजकुमार घोड़े पर था वो आगे बढ़ रहा है। दानव के मन में जो डर बैठ गया, वो ठीक अपने उस गुफा तक पहुंच गया जहां उसकी बेटी जो है वो बंदिनी बना करके, ये भी कहानी, ये भी एक अभिप्राय, ये भी मोटिव है कि वो शिला से ढकी हुई गुफा है और वहां उसकी जो दानव की जो बेटी है वो बंदिनी का जीवन जी रही है। वहां तक वो पहुंच गया। उधर राजकुमारी ने देखा उस राजकुमार को, तो उसने कहा कि इस दानव को तुम नहीं मार पाओगे, मेरे बाप को तुम नहीं मार पाओगे। तो बोले कि कैसे? बोले इसकी जान इस तोते में, ये भी मोटिव है, ये भी अभिप्राय, ये भी मोटिव, कथा रूढ़ी, कभी हम चर्चा करेंगे कथा रूढ़ी पर बात में। तो उसने कहा कि देखो ये जो तोता है इसकी गर्दन मरोड़ दो, दानव मर जाएगा। तो उसने कहा ठीक। उसने तोते को पिंजरे में से निकाला, उसकी गर्दन मरोड़ी, मर गया, दानव भी मर गया। दानव की बेटी ने उसके साथ शादी की और वो आया, जीवित होकर के आया और प्रजा के लोगों ने उसका अभिनंदन किया और राजा ने उसको आधा राज्य दिया और उसका सम्मान किया। देखिए अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसको विश्लेषण करते हैं। जब तक हम सयाने हो गए थे ना, व्यक्ति हो गए थे, तब तक आदमी बूंद है, तब तक बूंद है। अच्छा, बूंद जब समुद्र में मिल जाए तो वो बूंद क्या हो गई? समुद्र बन गई, लेकिन नहीं बन गई। जब तक वो अलग है ना, तब तक तो उसका नाम क्या होगा? बूंद। और जब वो बूंद समुद्र में मिल गई तब उसका नाम क्या हो जाता है? वो फिर वो बूंद नहीं रह पाती, उसकी बूंद की जो बूंदता है वो समुद्र में विलीन हो जाती है। मैं आगे भी अभी बात करूंगा व्यक्ति और लोग के संबंध पर, लेकिन यहां ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बूंद का समुद्र में लीन हो जाना
इसको मैं अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, अब इसको आप अपने लैंग्वेज में जरा बना लीजिएगा कि सर्वजन चेतना से अभिभूत हो जाना। मैं उसको इस रूप में कह रहा हूँ, सारे लोगों की मंगल कामना से अभिभूत हो जाना, माने उसमें डूब जाना, इस भाव में डूब जाना कि सबका मंगल मेरी जिंदगी से बड़ा है। अब इसको आप किस प्रकार से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, है ना, कि मेरी जो एक ही जिंदगी है वो इन सबकी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। यदि मैं इसके लिए तत्पर हो जाता हूं तो समाज का भी हित होगा। और ऐसे जो लोग हैं, वो सच बात तो ये है कि ये जो संसार जिंदा है, ये ऐसे ही लोगों की चेतना से जिंदा है। वो जो व्यक्ति है वो बूंद है और लोक है वो समुद्र है। लेकिन जब बूंद अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है, अब यहां देखिए, मैं महात्मा गांधी की ओर जाना चाहता हूं, क्यों अंत में तो वहां जाना है कि व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्ति को, अपनी व्यक्ति चेतना को लोक चेतना में डुबो देता है। मैंने उसको अभिभूत होना कहा है, आप उसको डुबो देना कह लीजिएगा, है ना, कि व्यक्ति जो है वो अपने को सर्वजन चेतना में, लोक चेतना में डुबो देता है। और ऐसा होता है और इतिहास में बार बार ऐसा होता है और होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। ठीक है जी। और तभी लोक कल्याण होता है, तभी सारी बातें होती हैं, वो समस्त भाव होता है। और वो जो फल खा लेता है वो सयाना बन जाता है, वो अपनी अपनी सोचने लग जाता है। अब ये कहानी ने कितनी बड़ी मारक बात कही। एक बाग रखाने वाला मुझे बता रहा है, छोटी सी कहानी, लेकिन इस छोटी सी कहानी के आप मर्म को पहचानिएगा कि सयानापन, अब हम उसको व्यक्ति चेतना की और दूसरे शब्द कहेंगे, जाने क्या क्या कहेंगे, परिभाषा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, लेकिन उसने कह दिया कि सयानेपन का फल है। अब यही तो लोक चेतना की भाषा है, लोक वार्ता की भाषा है, कि उसने एक साधारण आदमी है। देखिए, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे, मुझे बता रही थी, मैं ओम से ये भी कह रही थी, आप सबका परिचय भी ले रहा हूँ, जब कभी फिर ले लूँगा, कोई आप मुझे देखे नहीं वो तो फिर भी मिल लूँगा। तो आपकी वो बात बड़ी तारीफ कर रही थी। तो आप तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वो तो बिल्कुल गैर जानकार था। लेकिन उसने ये बात बताने के लिए कि व्यक्ति और लोक का संबंध क्या है, ये कहानी और सयानापन के फल, सयाने फल की कहानी से बात बता दी। अब है लोक मेधा, ये लोक मेधा है कि उसने कितनी सरलता के साथ प्रतीक के द्वारा वो बात कह दी। अच्छा, तो अब मैं व्यक्ति और लोक के संबंध में 2-3 बातें मैं और भी करूंगा। देखिए, व्यक्ति क्षण है और लोक है वो युग युगांतर है? अब देखिए, व्यक्ति का तो जन्म होगा और मृत्यु भी होगी, है ना। तो व्यक्ति का जन्म भी होता है और व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, लेकिन लोक, बताइए जी, लोक तो सनातन है, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा। तो लोक युग युगांतर है और व्यक्ति जो है वो क्षण है। अच्छा, यहां एक बात मैं और आपसे कहूंगा, लोक के संबंध में। देखो, आप एक व्यक्ति को भी देख सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़
व्यक्तियों को भी देख सकते हैं। हालांकि 1 करोड़ लोगों का एक साथ आना ये जरा कठिन बात होती है नहीं होती है? 1 करोड़ व्यक्तियों का एक साथ कैसे देखेंगे आप बताओ? अच्छा, तो अब ये जो सर्वजन है, ये जो लोक है, इस लोक को आप देखेंगे कैसे? आप बताओ कि देख सकते हैं, है ना? तो क्यों वो इतना विराट है ना, वो इतना विस्तृत है, इतना तो उसको देखा नहीं जा सकता। तो हम कभी कभी ये कह देते हैं कि ये जो लोक है ना, ये तो निराकार निर्गुण ब्रह्म की तरह से है। ये तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की तरह से है। और क्यों हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होता? देखिए, हम उसका अनुभव तो कर रहे हैं, है ना? देखो, बहुत जन को तो हम देख सकते हैं, लेकिन सर्वजन को कैसे देखेंगे भाई? और कहाँ चढ़ करके देखेंगे? अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि जब हमने कहा कि हम उस समुद्र में बूंद की तरह से हैं, अब बूंद बेचारी क्या करें? हम उसमें बूंद की तरह से उसमें समुद्र में समाये हुए हैं, उस लोक में समाये हुए हैं, तो उसका एहसास ही तो कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे निर्गुण ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म को कोई देख नहीं पाता ना, अनुभव कर पाता है कि हाँ कोई है तो सही जो सृजनहार है, लेकिन अपने दानों ने देखा नहीं। अच्छा, वही बात लोक के साथ है। अच्छा देखिए, जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति है और बहुत से लोग हैं, ये वर्तमान। लेकिन जो लोक है वो वर्तमान तो खैर है ही, और वो अतीत से लेकर के और अनागत तक, भविष्य तक, पता नहीं कहां तक। तो लोक उस निरंतरता का नाम है, अविच्छिन्नता का नाम, प्रवाह, एक अविच्छिन्न प्रवाह चल रहा है ना? तो वो वर्तमान तो है ही, लेकिन वो कल भी था और आज भी है। हम नहीं रहेंगे, लेकिन लोक कल भी रहेगा। तो वो जो निरंतरता है वो लोक है। अब ये और मुसीबत आ गई, लोक का प्रत्यक्ष करने के लिए ये और बड़ी कठिनाई आ गई, है ना? कि एक तो उसकी विशालता ही कौन सी कम थी हमारी परेशानी के लिए। अब दूसरी परेशानी है कि वो तो निरंतर है, हम तो केवल वर्तमान ही वर्तमान है, और वो अतीत भी है और वो भविष्य भी है। तो वो निर्गुण तो प्रकट ही नहीं होता, निर्गुण प्रकट ही नहीं होता है, लेकिन प्रकट तो नहीं होता। लोक है लेकिन प्रकट तो नहीं होता। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था क्षण और युग युगांतर का, कल्प कल्पांतर का, कि एक क्षण है, सेकंड, है ना, और दूसरा युग युगांतर है, कल्प कल्पांतर है। समय की खबर ही नहीं, क्या सीमा है, कोई अवधि निश्चित ही नहीं, निर्धारित ही नहीं, तो अनंत है। लेकिन हम युग की पहचान कैसे करते हैं? क्षण के द्वारा करते हैं, वर्तमान के द्वारा करते हैं। हम उस पीरियड को अध्ययन का विषय बनाते हैं और कहते हैं ये अमुक युग है, ये द्विवेदी युग है, ये छायावादी युग है, या फलाना युग है। तो अब वो क्षण है, ये कल्प कल्पांतर की जो निरवधि है, जो अनंतता है, जो निरंतरता है, उसमें वो पीरियड कितना एक क्षण जैसा ही तो है ना? तो युग जो है उसकी पहचान या उसका दर्शन हम कैसे करते हैं? वो हम क्षण के द्वारा करते हैं। तो युग जो है वो क्षण में अभिव्यक्त होता है और क्षण से हम युग की पहचान करते हैं। अब यहां मैं तो लोक और व्यक्ति के संबंध की बात कर रहा हूं ना। ये क्षण और समुद्र, क्षण और युग की बात तो मैंने केवल उपमान के रूप में कही है, समानता के रूप में कही है। तो वो जो सर्वजन है, वो जो लोक है, तो उसका दर्शन हम कैसे करते हैं?
मैंने राजकुमार की कहानी आपको सुनाई, वो राजकुमार में सर्वजन चेतना थी। वो जो राजकुमार था जिसने उस बुढ़िया से ये कहा कि कल तेरा बेटा नहीं जाएगा और परसों से कोई नहीं जाएगा, परसों से कोई नहीं जाएगा। अब वो जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? उसके मन की जो सर्वजन चेतना है, जो सर्व मंगल का भाव है, लोक मंगल का भाव है, वो बोल रहा है। यदि वो भी सयाना फल खा चुका होता तो कहता मैं क्यों मरूं किसी की मौत में, मुझे क्या लेना है इसकी मौत से? अरे तुम मरना है, मर जा भाई। ठीक है। अच्छा, तो वह जो लोक है, वो जो सर्वजन भाव है, वो सर्वजन मंगल है, वो जो लोक मंगल है, वो व्यक्ति में ही अभिव्यक्त होता है। ठीक है ना? अच्छा, इस बात को लेकर के जो हमारे जो लोक वार्ता के जो बड़े बड़े जो मनीषी हुए हैं ना, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें सोची हैं। अब मैं एक डॉक्टर सत्येंद्र भी एक बहुत बड़े लोक वार्ताविद हुए हैं, डॉक्टर सत्येंद्र, तो उनका उदाहरण मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूं। ठीक है ना? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि लोक का महासमुद्र हम में से प्रत्येक के सामने लहरा रहा है। हों बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ, है ना? मैं लोक को ढूंढने के लिए गई बुद्धि और वो किनारे पर बैठ गई। अब वो कहते हैं, देखिए वो कहते हैं बावली बुद्धि। कौन सी बुद्धि? बावली बुद्धि। अरे जो तेरे चारों ओर लहरा रहा है और तू जिसमें बूंद की तरह समाया हुआ है, उसका किनारा है कहां? क्या बात करती है ना? और तू बैठी कहां है? हम लोक सागर में ही तो हैं और स्वयं लोक से ओतप्रोत है। अब ये लोक से ओतप्रोत है ना, तभी तो हमारी जो संज्ञा बनी लोग। अब देखिए यहां मैं आपको याद दिला दूं, मुझे याद आ जाती है बात। अब जब भारत का संविधान बना और भारत का संविधान बनाने के बाद जो उसकी संकल्पना लिखी गई, तो उसमें प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द कौन सा है? हम भारत के लोग, है ना? हम भारत के लोग। देखो ये लोग बोल रहा है, ये लोकतंत्र बोल रहा है ना? तो लोग शब्द जो है ना, वो लोग से ही उत्पन्न होता है, लोग से ही बनता है। अब ये लोग से क्यों बनता है? हम तो अलग हैं। तो कहते नहीं, तुम अलग नहीं हो, तुम लोक में ओतप्रोत हो, लोक में डूबे हुए हो। तुम्हारा जन्म और मृत्यु दोनों लोक से ही है और समाहत भी तुमको लोक में ही होना है, तुमको लोक में ही मिल जाना है। तो कह रहे हैं जो हम स्वयं लोक से ओतप्रोत हैं, लोग हैं। अब आगे कहते हैं यह बात दूसरी है कि हम में से कुछ हैं जो लोग होते हुए भी कोई मुखौटा लगाकर अपने को लोकातीत समझ रहे हैं, सीप और शंख की तरह से। ये व्यक्ति चेतना है, यह जो है व्यक्ति चेतना है। मैंने वो लगा है ना, व्यक्ति और लोक का संबंध, तो ये व्यक्ति चेतना है। मैं इससे भिन्न। अब लोक जो है ना, वो समष्टि वाला है, तो सबकी जो सामूहिक भावना है, सबको मिलाकर के जो चीज बनती है, वो लोक है। बिना समष्टि के लोक थोड़ी बनता है। लेकिन हम अपने को विच्छिन्न समझ रहे हैं, है नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी ये कुदरत है, मनुष्य की प्रकृति है, ये अहम भाव है, जिसकी वजह से हम अपने को दूसरों से अलग समझ लेते हैं। इसी को वो परदेसी ने, बाग रखाने वाले ने क्या कहा था? सयानेपन का फल। उसको सयानेपन का फल कह दिया। हम सयाने बन जाते हैं, हम सयाने बन जाते हैं। तो अब ये जो बात सत्येंद्र जी ने कही है, इस बात को हजारों साल पहले पाणिनि के जो भाष्यकार हैं, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ है ना, जिसमें उन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण बनाया, बहुत बड़ा व्याकरण था, बहुत बड़ा ग्रामर ना,
उन्होंने केवल सूत्र लिखे हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे एगो एनर्जी, ऐसे ऐसे बड़ा मुश्किल है। एगो एनर्जी क्या है, क्या है ये, क्या है वो है, बड़ा समझना बड़ा। तो इसके भाष्यकार हुए महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है वो, उन्होंने पाणिनि का भाष्य लिखा और उस ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। उस ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। तो उन्होंने एक सूत्र दिया लोक और व्यक्ति के संबंध को पहचान करने के लिए। उन्होंने एक सूत्र उसमें लिखा। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा, अभ्यंतरोहम लोके न त्वहम लोकः। मैं लोक के अंदर हूं, मैं लोक नहीं हूं, मैं लोक नहीं हूं, मैं लोक के अभ्यंतर हूं। ये व्यक्ति का और लोक का, व्यक्ति चेतना का और समूह चेतना का संबंध है जी। थोड़ा इसको और समझा। अब इस संबंध में आप कुछ और मुझसे प्रश्न करना चाहेंगे तो मैं इसको और अधिक एक्सप्लेन करूंगा। आप प्रश्न करिए। मुझे लोकातीत का मीनिंग समझ। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये गलती मुझसे हो गई, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। हाँ देखिए, जैसे बहुत बड़े बड़े ऐसे सन्यासी या ऋषि मुनि हो जाते हैं कि वो गृहस्थ को भी और लोक को छोड़ करके चल देते हैं। वो तपस्या में लीन हो जाते हैं या और ज्ञान में लीन हो जाते हैं या किसी साधना में लीन हो जाते हैं, है ना। तो वो लोक को छोड़ गए, है ना, तो उनको हम लोकातीत कह देते हैं, वो लोक से परे हुए। अच्छा, लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वे तो लोकातीत हुए ना, वो भी क्यों हुए, लोक के लिए। शंकराचार्य लोकातीत हो गए थे, चले गए संसार को छोड़ करके, छोड़ दिया, घर परिवार सारा छोड़ दिया, है ना। लेकिन फिर उन्होंने वो अद्वैतवाद की स्थापना की और उन्होंने जो है ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा और ये किया और वो किया। अरे भाई, जब तुम लोकातीत हो गए तो फिर ये क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, लोक के लिए। लोक पीछा नहीं छोड़ता है ना, लोग उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न, लोकातीत का प्रश्न, ठीक है ना। ऐसे ही पूछ लिया करो, ऐसे नहीं, मुझे अच्छा लगता है, आप पूछते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो अब देखिए कि ये जो लोक है ना, अब इसकी मैं एक और तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि मैं राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी हूँ, या मैं प्रोफेसर हूँ, या मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में काम कर रहा हूँ, या मैं ऐसा दिल्ली में रह रहा हूँ, या फलाना ये। देखो, ये मेरी पहचान नहीं है। अरे राजेंद्र रंजन तो नाम है, चतुर्वेदी एक बिरादरी है, ये प्रोफेसर ये वो, ये तो एक पद है, दिल्ली वगैरह ये तो कोई पहचान नहीं हुई, ये तो उपाधियां हैं। जैसे किसी के ये एमए है, ये पीएचडी है, ये डीलिट है, ये उपाधियां हैं। देखो, ये व्यक्ति नहीं, ये उसकी पहचान नहीं है, ये तो उपाधियां हैं। जैसे हम कपड़े पहन करके यहाँ आए हैं और अभी घर जाएंगे ना, तो घर जा करके इसको हैंगर पर टांग करके, उसको खूंटी पर टांग करके उसको अलग। तो वो जो लोक है वो कब होता है कि जब सारी जो उपाधियां, ज्ञानी अज्ञानी, धनी निर्धन, जाति बिरादरी वर्ग, इन सब जो उपाधियां हैं, इन सब उपाधियों को बाहर वो लोक में जाता है ना। तो इस लोक में कौन नहीं है? सब है, लेकिन सब हैं, सबको हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। हम उनको अपने से जो नीचे समझ लेते हैं ना कि ये तो हमारे नीचे हैं, ये हमारी तरह से थोड़े ही हैं, हम तो ऊंचे हैं, है कि नहीं बात। तो लोग ने ये कहा, बंदे ऊंच नीच मत सोचे, तो को ऐसो नाम दबूचे। ऊंच नीच तात्विक नहीं है, वास्तविकता नहीं है ऊंच नीच।
ये उपाधि मात्र है। जैसे आदमी आया है जागा भी वैसे ही, दूसरा तरीका कोई जाने का नहीं है। जन्म एक जैसी तरह से हुआ था, मृत्यु भी एक जैसी तरह से हुई होगी। काल में लीन उसे भी होना है, काल में लीन उसे भी होना है। अब इस तत्व की दृष्टि से लोग सोचता है, इस तत्व की दृष्टि से लोग सोचता है। अच्छा, अब तो इसमें बड़ा छोटा, मालिक, नौकर, अधिकारी, राजनेता, व्यापारी, प्राध्यापक, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सब बाह्य उपाधियां हैं। और ये सब बाद उपाधियां जब हम इन विशिष्टताओं को भूल जाते हैं तो वो सामान्य कॉमन, सामान्य कॉमन उसे कहते हैं ना कि जो मुझ में भी है, आप में भी है, इसमें है, उसमें उसमें उसी तो कॉमन कहते हैं। क्यों जी? कॉमन किसे कहते हैं? जो हम सब में कॉमन हो। क्यों जी? हैं? जो सब में कॉमन हो। अब उस चीज, अब यहाँ लोक वार्ता जब अध्ययन कर रहे हैं ना, तो हम उस कॉमन तत्व को, उस सामान्य तत्व को ढूंढ रहे हैं। देखिए, ये तो मैंने विशिष्टताएं बता दी कि कोई ना नौकर है, कोई मालिक है। अब आदमी की दृष्टि से तो ना नौकर है, ना कोई मालिक है, नौकर मालिक, ये व्यवस्थाएं हैं। दूसरी व्यवस्था हो सकती थी और है। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछिए जरूर। कुछ पूछना है? अच्छा, तो अब यहां मैं एक बात आपसे और कहूं कि एक ये जो बात है, हाँ तुम्हारी बात है, ये तुम्हारी बात है। तुमने जो प्रश्न किया था कि क्या साहब ये जो लोक वार्ता है ये 18वीं 19वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी या इससे पहले भी लोक वार्ता थी? यही था ना? मेरा एग्जैक्टली ये नहीं था। मेरा ये था कि जिस संदर्भ में मान लीजिए पतंजलि ने लोक शब्द का प्रयोग किया है और जिस संदर्भ में आज हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये कह देना कि लोक का इतिहास इतना पुराना है, क्या वो ठीक है? मतलब उस वक्त मैं शायद फ्रेम नहीं कर पाया था उस तरीके से। हाँ, ऐसा था मेरा। ठीक जी, ठीक है, वही बात मैं कह रहा हूँ। जी, थोड़ा सा अंतर है। जी, जी। देखिए, फोकलोर के अध्ययन की शुरुआत के संबंध में जो आपकी बात है वो 100% सही है, ठीक है ना? ये 100% सही है कि हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ। हरियाणा का प्रदेश के रूप में मान्यता जो है 1966 में हुई, ठीक है? लेकिन 1966 से पहले हरियाणा नहीं था क्या? ठीक है ना? तो जब हम फोकलोर का अध्ययन जब नहीं कर रहे थे एक डिसिप्लिन के रूप में, तब क्या लोग नहीं था? था ना? मैं वही कह रहा हूँ और अब मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है ना? अब इसमें तो कोई प्रश्न करना हो कर दीजिए। देखिए, वेद, ऋग्वेद सबसे ज्यादा प्राचीन जो लिखित जो इस समय हमारे सामने है या जो शब्द है वो ऋग्वेद माना जाता है। अब लोक की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो उसमें एक ऋचा है, एक मंत्र है, उसमें वो कहते हैं सहस्र शीर्ष पुरुषा। वो जो पुरुष है, विराट पुरुष, वो 1000, अब 1000 का मतलब यहाँ अनंत लगाइएगा, इसकी कोई संख्या नहीं है, कि उसके हजारों मुंह हैं, हजारों सिर हैं, हजारों सहस्र पाद, हजारों भुजाएं हैं और हजारों उसके पैर हैं और सारे युग उसमें अंतर्भूत हैं, उसमें समाये हुए हैं। सारे पंथ, सारे वर्ग, सारी जातियां सब उसी में। और उसका उन्होंने कल्पना कर दी कि ये जो वर्ग है, ये मुंह है, ये कान है, ये नाक है, ये भुजा है, ये सच बात ये है कि लोक के रूप में एक शब्द ही तो नहीं है। लोक के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, बाकी उन्होंने लोक को पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया। अब इसमें रह क्या गई बात? I just thought कि सबको दिवाली की हैप्पी विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, अब हमको 30 तारीख को आना है ना? हाँ, आपको क्योंकि 29 को डे और आप भी अब घर जाएंगे तो आराम से 30 को आए, क्योंकि आपके पास अब 7-8 2 दिन और हैं, आप आराम से पढ़ाएंगे। And I think they are enjoying.
और जिसको जिसको अंग्रेजी में बाद में समझना होगा ना, हम किसी सैटरडे संडे वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल गो थ्रू व्हाट ही सेड, और उसका एक छोटा सा अंग्रेजी में हम बता देंगे, है ना? ओके, हैप्पी दिवाली। ठीक है ना जी? विराट पुरुष जो है, तो विराट पुरुष की जो अवधारणा उन्होंने दी कि वो जो सहस्त्र नेत्र है, सहस्त्र शीर्ष है, सहस्त्र भुजी है, सहस्त्र पात है, समस्त युगों का अंतर्भाव है, वही हम लोग के लिए कहते हैं। सभी वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं, उस शरीर में सब हैं। अब शरीर से पूरे लोक को उन्होंने पूरा शरीर बना दिया। लोक को एक शरीर के ऊपर, ये एक ही शरीर है, और एक ही शरीर में आपके पैर में यदि कांटा लग जाए तो सारे शरीर में कोई दिक्कत होगी, सारे मन कोई दिक्कत होगी, दिमाग में परेशान हो जाएगा, चिंता हो जाएगी। तो जब एक ही शरीर है तो ये लोक की व्याख्या कर रहे हैं, लोक को बता रहे हैं, ठीक है ना? तो लोक उतना ही पुराना है नहीं भाई, मैंने समझते और लोग क्या समझते, सब लोगों का मिल जाना, यही लोक है, और क्या है। अच्छा, और ये भी उसकी जो निरंतरता है, जीवन का जो प्रवाह है, वो लोक है ना? उसको ज्यादा उसको परेशानी होने की जरूरत नहीं है उसका। आजकल ये बहुत सरल सी बात है। अरे जिन बातों को वो साधारण अनपढ़ आदमी समझ रहा है, जीवन की उस बात को, आप तो पढ़े लिखे तो समझदार बात ही, कोई परेशानी हो सकती है आपके लिए समझने में। अच्छा, एक बात यहाँ मैं एक और कहूँ, और ये जो भारतवर्ष के जो लोक वार्ताविद हैं, अब इस बात को जो आ गया तो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो चीज़ आ जाती है ना, फिर हम ये कहते हैं कल पढ़ाएंगे, वो भूल जाते हैं, उस बात पर निकल जाती है बात। ये महादेव शिव है ना, महादेव शिव, ये महादेव शिव जो है, ये लोक मन नहीं गढ़ा है, और महादेव को आप देख लीजिएगा, वो लोक है, वही भोलापन है, वही जहर पीना और लोगों को अमृत देना, शमशान में रहना और विश्वम्भर, वो जो सारी जो बातें हैं वो लोक की है। लोक जो है वो ठीक उसी प्रकार से है, और वो लोक की जो भावना है, ये भाव पुरुष तो है ही है, ये सारी भावना ही है। अच्छा देखो, एक बात आपको मैं कहूँ, ये बात कि मनुष्य केवल बुद्धि नहीं है। हम बार बार जो वितर्क करते हैं, बार बार जो बहस करते हैं, या आजकल का एक तो थोड़ी सी एक वो चल रही है, वो सयानेपन का फल है असल में। ये सयानेपन का फल है, ये हम सयाने हो गए हैं जी, सारे लोग सयाने हैं। अच्छा, तो मनुष्य केवल बुद्धि है, मनुष्य में भाव नहीं है कि नहीं? हम उस भाव को माइनस नहीं कर सकते, बिना भाव के मनुष्य नहीं जी सकता। बताओ ये सही है कि नहीं है? देखो, यदि बाप और बेटे के बीच में भाव का संबंध नहीं है तो वे पुतले हैं, वो तो प्लास्टिक के हैं। वो जो सैनिक जो हमारी सीमा पर खड़ा हुआ है, यदि उसमें वो भाव नहीं है तो उसके बंदूक में से गोली निकलेगी नहीं, वो नहीं चला पाएगा। भावना उसके पीछे काम कर रही है, भावना की वजह से वो पराक्रम दिखा रहा है, वीरता, उत्साह से भरा हुआ है। उत्साह क्या है? भाव ही तो है ना? तो हम भाव को नहीं भूल सकते। अच्छा, हम मनुष्य को पूरी टोटलिटी में देखते हैं, पूरी समग्रता में देखते हैं। लोक का काम ही है, लोक वार्ता वाला जो आदमी है वो ये संकल्प लेकर के चलता है कि मुझे मनुष्य को टोटलिटी में देखना है, मुझे मनुष्य की समग्रता में देखना है, केवल सयानेपन में नहीं देखना। एक बात मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं
काम आएंगी, लोग को समझने में ही काम आएंगी। लोक वार्ता को समझने में काम। देखिए घटना कहाँ घटती है, घटना वो इतिहास वाली बात है ना, वो भी इसमें आ गई है। इतिहास घटनाओं की श्रृंखला ही तो है, घटनाओं की श्रृंखला ही तो है। अच्छा अब ये बताइए कि घटना कहाँ घटती है? आकाश में तो घटती नहीं है ना? हाँ, समाज में कह लीजिएगा, या मैं अपनी भाषा में कह दूं लोक जीवन में घटती है ना? सामाजिकता है, उसी को हम लोक जीवन कह रहे हैं यहाँ, है ना? ये जरा उससे जरा व्यापक शब्द हो गया लोक। तो लोक जीवन में घटना घटी, और कल मैंने आपसे ये कहा था जब अनुभूति होती है तो अभिव्यक्ति भी होती है। तो घटना तो लोक जीवन में घटित हुई। अच्छा, जब घटना घटित होती है ना, हम उसको देखते हैं, तो फिर उसी दूसरे से कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो तो अभिव्यक्ति मनुष्य का स्वभाव है। छोटी छोटी बात कहते हैं जी, ये यहाँ की हमारी जो क्लास चल रही है, इस क्लास की बात आज मुझसे 2 लोगों ने यहाँ आईजीएनसी में कही, तो घटना तो यहाँ घट रही है, वो शामिल नहीं है, लेकिन उनके पास खबर पहुंची और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप तो यहाँ हैं और ऐसा हो रहा है। हाँ, मैंने कहा ठीक बात, ऐसा हो रहा है। दूसरा सज्जन अभी जो आ रहा था तब मिले थे, उन्होंने वही बात कह दी। तो देखिए जब घटना घटती है तो क्या होता है, घटित की गूंज संवाद में होती है। उन्होंने फोन से संवाद किया, उन्होंने मिलकर के संवाद किया, तो घटित की गूंज जो घटना घटी ना, उसकी गूंज कहाँ हुई? संवाद में हुई। एक आदमी दूसरे आदमी से मिला, तो उसने संवाद किया, उसने वार्तालाप करी, उसने बात कही। तो बात क्या कही? तो वो घटना सुना दी उसको, घटना घटित हुई। तो घटना क्या बन गया? घटना संवाद बन गया। ठीक है ना बात? हाँ भाई, ठीक है ना बात? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी ठीक है ना बात? अच्छा, घटना संवाद बना। अच्छा, वो संवाद में वो किस्सा बना, संवाद से वो किस्सा बना। अच्छा, घटना घटी, घटना से संवाद बना, संवाद से किस्सा बना, और किस्सा से छन करके कहानी बन गई। किस्सा से छन करके वो कहानी बन गई। ये इतिहास की बात आज इन्होंने मुझसे कही थी, मैं इतिहास वालों के लिए लोक की दृष्टि सामने रख रहा हूं, है ना जी? अच्छा, कहानी गाथा में उसी प्रकार समा जाती है जैसे क्षण प्रहर में समा जाता है, और प्रहर रात दिन में समा जाता है ना? क्षण जो है ना, एक सेकंड एक आवर में समा गया, एक आवर दिन और रात में समा गया। तो वो जो संवाद था वो किस्सा बना, वो किस्सा से कहानी बनी, कहानी से गाथा बना। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्षण प्रहर बना, प्रहर से दिन रात बना, दिन रात से सप्ताह बन गया, सप्ताह से पक्ष बना, पक्ष से महीना बन गया, महीना से वर्ष बन गया, वर्ष से युग बन गया, युग से कल्प कल्पांतर बन गया। कल हमने वृत्त बनाया था, वो फैला हुआ वृत्त, एक वृत्त दूसरे वृत्ति में समा गया, एक वृत्त दूसरे वृत्ति में समा गया, तो वो जो गाथा थी वो पुराण बन गया, पुराण मिथक बन गया, वो हमारी चेतना का अंश बन गया। ये लोक वार्ता का जो एक वो है, वो मैंने आपको सुना दिया, है ना? इसको लिख लेने से आपको कई चीजें मालूम हो जाएंगी। एक बार रिपीट कर दीजिए। हैं जी? दोबारा बोल दीजिए। क्षण से प्रहर बना, प्रहर से दिन रात बना, दिन रात से सप्ताह बना, उसके दिन सप्ताह बना, सप्ताह से पक्ष बना, पक्ष से मास बना, मास से वर्ष बना, वर्ष से युग बना, युग से कल्प बना। तो इसी प्रकार से वो जो घटित घटना थी ना, वो घटना संवाद बना, घटना संवाद बनी, संवाद किस्सा बना, किस्सा से कहानी बनी, कहानी से गाथा बना, गाथा से पुराण बन गया, पुराण से मिथक बन गया, और मिथक लोक चेतना का अंश है। हाँ,
एक चीज जो है वो मैं जरूर अब आपको बताना चाह रहा हूं। ये संक्षेप में बताऊंगा आपके लिए। देखो जो लोक है ना, सर्वजन, उसमें सारी जातियां हैं, एक नहीं जातियां, भिन्न भिन्न जातियां हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न उसमें भिन्न भिन्न वर्ग हैं, लेकिन लोग में सब हैं, है ना, अच्छे भी बुरे भी, राक्षस भी देवता भी, हैं, मूर्ख भी विद्वान भी, धनी भी निर्धन भी, ठीक है ना, वो सब लोक में है। तो वो जो वर्ग चेतना है, वर्ण चेतना है, जाति चेतना है, पंथ चेतना है, भाषागत जो भेद हैं वे हैं, वो सब लोग में है, वो सब इसमें समाये हुए हैं। ये तो बात बिल्कुल एकदम से ठीक है, लेकिन लोक चेतना विभक्त चेतना नहीं होती। कल आप में से किसी ने एक सवाल किया था उर्दू और हिंदी के संबंध में, आपने किया था, हाँ। तो अब फिर मैंने उसका जवाब जो दिया था, मैंने कहा भाई देखो अंतर तो ये नहीं है, उर्दू भारतीय भाषा है, लेकिन हुआ क्या कि ओरिएंटल कॉलेज जब बना, वो जो सिविल सर्विस के हिंदी और उर्दू पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने उन लोगों को ये कहा कि तुम उर्दू को अधिक पर्शियन बनाओ, और उनसे कहा तुम उसको संस्कृताइज बनाओ, और वो भेद खड़ा कर दिया। तो ये जो सत्ता है ये भेद खड़े कर देती है, उसको काटती है। उसको एक छोटी सी कहावत है, आपने पढ़ा होगा, बांटो और राज करो, हैं, डिवाइड मत करो, बांटो और राज करो, ये भी इतिहास की बात है, डिवाइड बांटो और राज करो, विभक्त करो, लोक चेतना को बांट दो, लोक चेतना बट जाएगी ना तो वो सर्वजन चेतना सो जाएगी। फिर वो कहेंगे कि हम अमुक जाति हैं, हम अमुक जाति हैं, हम अमुक जाति हैं, हम अमुक मजहब हैं, है ना। तो वो जो सर्वजन चेतना है ना, अब इसको कैसे शब्दों में आप लिखेंगे, ये आप लिख लीजिएगा, किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि वो जो कुछ जन चेतना है, वो कुछ जन चेतना है ना, कि जाति चेतना है, तो जाति तो कुछ है ना, है? वर्ग चेतना है कि पूंजीपति वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, या नौकरी पेशा वर्ग है, या श्रमिक वर्ग है। अब ये वर्ग या जाति तो आप सब जानते ही हैं, मजहब भी आप सब जानते ही हैं। तो वो जो बांटता है, वो उनके लिए जब विभक्त करता है तो सयाना फल आ जाता है, क्योंकि सर्वजन चेतना जो है फिर सो जाती है, क्योंकि फिर हम सब अपने को पहचान बनाने लगते हैं ना, कि हम ये हैं, तुमको हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, कहते हो नहीं कहते हो। तो वो जो सर्वजन चेतना है ना, वो सर्वजन चेतना कुछ जन चेतना में बदल जाती है। सर्वजन चेतना कुछ जन चेतना में बदल जाती है, और जब कुछ जन चेतना में बदल जाती है तब सब सयाने हो जाते हैं, तब दानव आपकी नगरी में प्रवेश कर लेता है, तब दानव आपकी नगरी में प्रवेश कर लेता है, क्योंकि वो जानता है ये सब सयाने हैं, मैं एक बिरादरी की बात करूंगा, दूसरा बिरादरी वाला भूलेगा ही नहीं। अब ये जो देख कितनी आधुनिक विद्या है ये लोक वार्ता, आधुनिकतम, इससे ज्यादा मॉडर्न क्या हो सकता है। वो ये कह रही है कि देखो ये जो विभक्त चेतना है ये लोक चेतना नहीं है। तो लोक चेतना कब होगी, जब सर्वजन चेतना, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, आजादी का आंदोलन हुआ, और जनता ने लड़ाई लड़ी, निहत्ती जनता ने लड़ाई लड़ी, तो जागरानी तो उस समय भी रही होंगी ना, लेकिन वो सोई हुई थी और लोक चेतना जगी हुई थी। बाद में क्या हुआ कि लोक चेतना सो गई और विभक्त चेतना, जाति चेतना, भक्त चेतना, मजहब चेतना बढ़ गई। देखो हम एनालिसिस कर रहे हैं लोक चेतना का, यही तो लोक वार्ता का विषय है। लोक वार्ता का विषय तो यही है ना, नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो
सर्वजन चेतना, मैं गांधी पर ला रहा हूँ इन सब बातों के लिए, नोट करके वही सर्वजन चेतना से। अच्छा, जब चेतना विभक्त हो जाती है ना, कुछ जन चेतना माने जाति चेतना खड़ी हो गई, वर्ण चेतना खड़ी हो गई, वर्ग चेतना खड़ी हो गई, तब क्या होता है कि तब अन्याय होता है। क्योंकि सयाने सब हो जाते हैं, दूसरे की आयु में कोई मरना नहीं चाहता, यदि वो दुखी है तो रहने दे, हमें क्या, हम तो सुखी हैं, ठीक है ना। तो वो जो लोक जीवन है उसमें दुख व्याप्त हो जाता है। और फिर मैं आपसे ये कहूं कि फिर कोई राजकुमार आता है और वो जो राजकुमार अपने संकल्प के साथ सर्वजन चेतना से अभिभूत होता है, वो बूंद समुद्र में समा जाती है, तब लोग अपने को प्रकट करता है। अब यहाँ इतिहास की 2-3 घटनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आज मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ इतिहास के लोग हैं। देखिए, भागवत आंदोलन की बात से शुरू करूंगा तो शायद आपकी समझ में अभी बात नहीं आएगी। मैं बुद्ध और महावीर से शुरू करूंगा। बुद्ध, अब बुद्ध क्या है, घर से निकल गए, वो व्यक्ति स्वार्थ को छोड़ दिया, व्यक्ति हित को छोड़ दिया, बूंद समुद्र में समा गई, सबके दुख से दुखी हैं। और उन्होंने बल्कि जो जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो दुखवाद के नाम से जाना जाता है। तो क्यों उनका जो महान निष्क्रमण जो हुआ था वो भी दुख की वजह से हुआ था। वो बीमार आदमी मिल गया था, फिर एक मृत्यु वाला आदमी मिल गया था, एक रोगी आदमी मिल गया था। तो उन्होंने कहा, अरे भाई हम तो दुख से घिरे हुए हैं, कहा सारे लोग दुख से घिरे हुए हैं। तो उसने सर्वजन चेतना से अभिभूत होकर के वो लोकातीत हुआ, लोक के लिए। अब वो जो सर्वजन चेतना से अभिभूत हुआ वो लोक का उद्वेलन था, लोक चेतना का उद्वेलन था, सर्वजन चेतना का उदय था। वो सर्वजन चेतना खड़ी हो गई। यही काम महावीर के जमाने में हुआ। अच्छा, अब कौटिल्य नाम का जो अर्थशास्त्री था उसने तो प्रतिपादन ही कर दिया इसका, लोक का। उसने तो लोक को केंद्र में ही रख लिया और लोक को केंद्र में रख करके उसने राष्ट्र को बांधा। वो सर्वजन चेतना से अभिभूत था, लोक उसके साथ खड़ा था, लोक उसके साथ खड़ा होता है। अब ये हम संत काल को लेते हैं तो नानक हैं, कबीर हैं, नरसिंह हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, ये सब लोक से जुड़े हुए हैं, है ना। ये सब लोक से जुड़े हुए हैं, लोक की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उनके मुख से लोक बोल रहा है। जब बूंद समुद्र में समा गई ना तो उस समय वो जो उसकी अभिव्यक्ति है वो उसकी अभिव्यक्ति लोक की वाणी होती है। कबीर जो बोल रहा है, मां ठीक है कुम्हार ते तू कारण दे मोए, एक दिन ऐसा होएगा हो रोदों भी तो। वो जमाना था जब राजा के जो लोग होते थे वे लोगों को पकड़ करके ले जाते थे बेगारी कराने के लिए, तुमसे काम कराना है, बस राजा का हुक्म है तुम्हें काम करना है, बेगारी। तो वो जो राज का जो आदमी था वो कुम्हारों के मोहल्ले में आया तो कुम्हारों को पकड़ने लगा। कबीर ने देखा तो कबीर ने कहा, माटी कहे कुम्हार ते तू कारों दे मोए। माटी कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे दबोच रहा है ना पैरों से, तू क्या दबोच रहा है, एक दिन ऐसा होएगा दूंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि तू माटी में ही समा जाएगा। अब ये कबीर कह रहा है, अपने दर्द से नहीं कह रहा, यदि वो भी सयाना होता क्यों कहता। लोग बोल रहा है उनकी वाणी में, और जिनकी वाणी में लोग बोलता है ना वो साहित्यकार, वो कवि अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग की वाणी बोलते हैं ना। कितने कितने कवि इस दरमियान हुए हैं, लेकिन जो कबीर बोल रहा है, जो तुलसी बोल रहा है, उसको हमारा प्रतिदिन बोलते हैं कहीं ना कहीं, कहावत के रूप में या किसी न किसी रूप में बोलते हैं।
क्यों? कि वो लोक बोल रहा है उसमें जो व्यक्ति चेतना विलीन हो चुकी है, सर्वजन चेतना समाहित हो चुकी है, सर्वजन चेतना से वो अभिभूत हो चुका है, वो जो वाणी बोल रहा है वो अपनी नहीं, अपना दर्द नहीं बोल रहा, वो लोक का दर्द बोल रहा है, लोक के दर्द से बोलता है ना। तो अब मैं जो है आता हूं गांधी पर। अब मैं गांधी पर आता हूं। ये जो सारी बातें भूमिका जो मैंने बनाई है, सर्वजन चेतना वाली, ये बूंद वाली, ये सब मैंने बनाई थी गांधी की। ये मैंने गांधी के लिए बनाई है। और मैंने वैसे एक आर्टिकल भी लिखा था, मैं आर्टिकल तो यहाँ नहीं सुनाऊंगा, मैं उसकी कुछ बातें आपको सुनाऊंगा, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। व्यक्ति तो सभी होते हैं, गांधी भी व्यक्ति थे, लेकिन गांधी को हम याद कर रहे हैं क्यों? फिर वही बात कि गांधी की बात सर्वजन की बात है, गांधी की बात सामान्य जन की बात है, गांधी की बात समस्त जन की बात है, और वो बात है जो निरंतरता है, परंपरा से आई है। लोक के ये 4 लक्षण जो हैं वो मैं बार बार सुनाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। सर्वजन चेतना, सर्वजन चेतना और सामान्य जन चेतना, सामान्य जन चेतना और समष्टि जन चेतना, समष्टि मिली हुई सामूहिक, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव। और जीवन की अविच्छिन्नता, निरंतरता, कंटिन्यूटी। अब आप ये देखिएगा कि लोक में घुल मिल जाने के लिए बैरिस्टर था, वकालत भी अच्छी चल रही थी, लेकिन कैसा को जब उन्होंने ये देखा कि मुझे मेरी बात का असर कम हो रहा है, उस समय वो तमिलनाडु में थे, जब वो अफ्रीका से आए थे तो वो तमिलनाडु में थे, और वे व्याख्यान जब दे रहे थे तो कुछ लोग बातें कर रहे थे। गांधी ने देखा तो वे जो है एक बाल बनाने वाले के दुकान पर चले गए। ये खबर जब वो राजा जी को लगी तो राजा जी ने कहा, अरे ये कुछ साधु हो रहा है क्या, इसकी तो बहुत जरूरत है देश के लिए, ये क्या हो रहा है। तो वो थोड़े आए, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, घबराइए नहीं। उन्होंने अपने सारे बाल जो थे ना वो सारे हटा दिए। जब बिहार में गए और जब बिहार में उन्होंने ये देखा कि मेरे व्याख्यान में स्त्रियां नहीं आई, और मैंने स्त्रियों के आने के लिए मैंने शाम का एक समय रखा था, तो उनको मालूम पड़ा कि वे एक ही धोती है उनके पास, उसी को धोना होता है, उसी को सुखाना होता है, कैसे आ सकती है। तो उसने कहा अच्छा ऐसे, तो उन्होंने एक धोती, वैसे आधी धोती लपेटी, आधी से उन्होंने शरीर ढक लिया, वो भी छोड़ दिया, ये कुर्ता पजामा ये सब खत्म कर दिया, ये भी कुछ नहीं, सामान्य बने, कॉमन सामान्य बने। और ऐसी सामान्यता, अब ऐसी जो सामान्यता है देखो वही असामान्य बना, उस सामान्य नहीं उनको असामान्य बना दिया। वो आइंस्टीन ने कहा था ना कि लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी आदमी कभी धरती पर चलता था, कहा था कि नहीं कहा था, बिना मतलब शरीर मांस के, मतलब ऐसा नहीं। हाँ ठीक है।
है ना, कि वो ऐसा भी आदमी था। वो असामान्य मान लिया गया, और असामान्य ऐसा मान लिया गया कि जो लोक है ना, अब लोक मन की, मैं जब लोक मन आपको व्याख्या करूंगा, बताऊंगा कि लोक जो है ना, उसकी गति लोक से अलोक की ओर है, अलौकिक का सृजन करता है। ये जो चमत्कार है ना कि ऐसा हो गया, आदमी से वो सांप बन गया, सांप से वो आदमी बन गया, कहानी नहीं हम ऐसी सुनते कि नहीं करते, तो वो क्या है, वो अलौकिक का सृजन है। और लोक की ये प्रवृत्ति है कि वहां असंभव कुछ नहीं। अभी भूत आके खड़ा हो जाए और भूत लुप्त हो जाए, अभी देवता उतर आवे, अभी इधर आ जाए, क्या खबर। लोक जो ठहरा वो अलौकिक का सृजन करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये लोक वार्ता का जो सब्जेक्ट, क्या बात करते हैं आप, और बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही मॉडर्न, और लोकतंत्र की व्याख्या करने वाला, लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा रहने वाला है। लोकतंत्र का तत्व दर्शन है लोक वार्ता। अच्छा, तो सामान्यता, तो सर्वजन चेतना से वे अभिभूत हो गए, और वो जो परंपरा जो चली आ रही थी, उन्होंने कोई विदेशी या वो ऐसी कोई चीज या शास्त्र की या किताब की बात नहीं उठाई। उन्होंने क्या किया, कई जगहों पर लिखा है, मैंने उद्धृत किया है। उन्होंने कई जगहों इस पर भाषण दिया है